द escape becomes the product. जब हम क्यूट गर्ल एस्थेटिक के बारे में सोचते हैं या उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? मैं बताती हूँ. Soft voice, big eyes, pastel outfits, bows, school uniforms, baby-like expressions, egyo, shy personality और वो innocent सी image. सबको मोस्ट ऑफ द पीपल को यही लगता है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या फैशन ट्रेंड है. हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसके नीचे की परत को जब हम खुरेदते हैं तो ये सिर्फ एक फैशन नहीं है. ये हमें बताता है कि सोसाइटी वुमेन से क्या एक्सपेक्ट करती है, उसे कैसा दर्शाना चाहती है, उसे किस तरह से दिखाना चाहती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो एस्थेटिक आज $1 बिलियन इंडस्ट्री सेल कर रही हैं, हो सकता है उसकी शुरुआत बिल्कुल अपोजिट रीज़न से हुई हो. उसके लिए हमें जानना पड़ेगा जापान. अर्ली 1900s. उस टाइम जापान रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा था. पहली बार बहुत सी लड़कियां स्कूल जा रही थीं. पहली बार उनके पास एक ऐसा फेज़ था जहां वो ना तो बच्ची थी और ना उन्हें वो फेज़ मिल पा रहा था जहां वो पढ़ रही थी. उसके बाद तुरंत उनकी शादी नहीं हो रही थी. उनके पास एक रेस्टिंग पीरियड था. इसी दौरान डेवलप्ड हुआ कल्चर जिसे शोजो कल्चर कहते हैं. अब एक बात क्लियर कर देते हैं, शोजो कल्चर कोई फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं था और ना ही ये डायरेक्टली मेल गेज के अगेंस्ट बनी थी. लेकिन ये कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स ये मानते हैं कि ये एक ऐसा मूवमेंट था जो पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन से रिफ्यूजी के लिए शुरू किया गया था, जहाँ यंग गर्ल्स कुछ देर के लिए ही सही पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन से दूर रह सकती थी. फैशन के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, आर्ट के थ्रू, मैगजीन के थ्रू और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप्स के थ्रू. अगर वो एक स्टोरी है जो हमें शायद 10th में पढ़ाई जाती है इंग्लिश में, जहाँ पे द पर्सन डू स्टैम्प्स कलेक्शन जस्ट टू वेवर हिज थाट्स. जब सब कुछ भुला देने के लिए करते हैं ना, कि सारे टेंशन भुला देने के लिए हम हॉबीज़ करते हैं, हम एक मीडियम ऑफ स्केप होता है वो हमारे लिए. सो ये कुछ उसी तरह था, जहाँ आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, फ्रेंडशिप्स के थ्रू, सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली. एक ऐसी दुनिया जहाँ उनकी आइडेंटिटी सिर्फ फ्यूचर वाइफ होने तक लिमिटेड नहीं थी, जहाँ वो ड्रीम कर सकती थी, इमेजिन कर सकती थी, खुद को एक्सप्रेस कर सकती थी. ये आयरनी है कि वो अब एक हाइपर सेक्शुअलाइज्ड ट्रेंड बन चुका है. जैसे ही ये कल्चर पॉपुलर होने लगा, कंपनीज वो बैठी हुई थी कि ओहो क्यूट बिक सकता है. पब्लिशर्स ने बेचा, फैशन ट्रेंड्स ने बेचा, एडवर्टाइजर्स ने बेचा और बाद में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी बेचना शुरू कर दिया. धीरे धीरे इनोसेंस एक इमोशन नहीं रह गया, ब्रांड बन गया. यूथफुलनेस ब्रांड बन गया. सॉफ्टनेस को भी नहीं छोड़ा गया, उसे भी एक ब्रांड बना दिया गया. और इस फेज़ में पॉपुलर हुई कवाई कल्चर. अब मैं एक बात फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्यूट होना प्रॉब्लम नहीं है, पेस्टल कलर्स पसंद होना भी प्रॉब्लम नहीं है, या बोज पहनना, फ्रॉक्स पहनना, इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इंडस्ट्रीज़ जिस तरह इसे यूज़ करती हैं वो प्रॉब्लमाटिक है. जब हम आज के समय में, मैं कहती हूँ कि के पॉप में वर्ल्ड के सबसे बढ़िया गाने हो, आपको पसंद है, सबका टेस्ट अलग होता है, बट हाँ लेट्स से हाँ अच्छे गाने हैं. लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आप के पॉप का नाम लेते हैं तो क्या वोकल्स आपके दिमाग में आते हैं? क्या डांस आपके दिमाग में आता है? नहीं. आउटफिट्स कैसे हैं, ड्रेसिंग्स कैसे हैं, फैशन किस तरह से है. एक के पॉप सिर्फ एक गाना या आर्ट को बेचता हो नहीं, वो बहुत ही ब्रॉडर चीज़ ले गया, उसने लेनी शुरू कर दी है. 10 साल के बच्चे, 11 साल की बच्चियाँ उस सब को देख के पता नहीं क्या इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बट हाँ उससे कुछ तो इंस्पायर हो रहे हैं. दे सेल कोट एंड कोट नेचुरल ब्यूटी, जबकि कोरिया इज अ हब ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. ये तो आयरनी है. मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं किसी आइडल को या आर्टिस्ट को टारगेट नहीं करना चाहती. यहाँ पे मैं उस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहती हूँ जो मनी गेन के लिए आसान तरीके ढूंढ देते हैं. उनको पता है कि गाना, डांस और इससे ज़्यादा क्या बिक सकता है, इससे ज़्यादा विजुअल बिक सकते हैं, इससे ज़्यादा आप किस तरह का टॉक्सिक इन्वायरमेंट सर्व होता है, वो बियॉन्ड इस समय हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं, बट अलग वीडियो उसके लिए लगेगा. हम इस बारी शोजो कल्चर और क्यूट गर्ल एस्थेटिक पे ये वीडियो है, तो हम उसी में सीमित रहते हैं, उसी में लिमिटेड रहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा.
सो प्रॉब्लम तब शुरू होती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पेस्टल कलर पसंद है, आप वो स्कर्ट्स सब पहनते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सब चॉइस से बढ़कर एक्सपेक्टेशन बन जाती है, जब इंडस्ट्रीज़ बार बार एक ही टाइप की फेमिनिटी को रिवॉल्व करना शुरू कर देती हैं। यंग दिखो, सॉफ्ट बोलो, इनोसेंट लगो, नॉन थ्रेटनिंग रहो, और धीरे धीरे ये सिर्फ एक फैशन ट्रेंड नहीं रह जाता है, ये डिफाइन करना शुरू कर देता है कि कोट एंड कोट आइडल वुमेन कैसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब एक ही इमेज को बार बार सेलिब्रेट किया जाता है तो वो सिर्फ कल्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, हो सकता है वो कल्चर को शेप भी कर रहा हो। और अगर कोई इंडस्ट्री इस गेम को सबसे अच्छी तरह समझ गई है तो वो है के पॉप। और हियर कम्स के पॉप। और अगर आपको ये लगता है, रिबाल्डी इज़ अ चैनल, उन्होंने एक केस कवर किया है एक लड़की का, हाउ ओल्ड मैन मैनिपुलेटेड दैट गर्ल, बिकॉज जापान में अगर आप जब जाएंगे तो इस तरह का जो कल्चर है ना, क्यूट लगना, यू टॉक करना, इस तरह से रहना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है और एक्सपेक्ट किया जाता है। और वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है और कितना ज़्यादा एक ही चीज़ को अपनी पूरी पर्सनालिटी ही बना लेंगे और अलग तरीके से अलग चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इनोसेंस आज के ज़माने में इनोसेंस से दुनिया नहीं चल रही है, ठीक है। आपको शार्प होना होता है, ब्लंट होना होता है, दिमाग लगाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो के पॉप एक वो इंडस्ट्री है जिसने इस गेम को बहुत अच्छे से समझ लिया है और वो बहुत अच्छे से इसे एग्जीक्यूट कर रही है। लेकिन क्योंकि के पॉप सिर्फ म्यूज़िक नहीं बेच रहा है, वो क्या बेचता है उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। बात करते हैं के पॉप की। और सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो आइडल्स के अगेंस्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से के पॉप आइडल्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे हार्डवर्किंग आर्टिस्ट में से एक हैं। कई लोग 8-10 साल तक ट्रेनिंग करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, रोज़ 10 से 14 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, डांस, वोकल्स, रैप, लैंग्वेजेस, मीडिया ट्रेनिंग, स्टेज प्रेजेंस, ये सब इजी नहीं है। इसीलिए अगर इस वीडियो में क्रिटिसिज्म है तो वो आइडल्स के प्रति नहीं है, वो सिस्टम का है। क्योंकि मेरे हिसाब से आज के पॉप सिर्फ म्यूज़िक नहीं बेचता, के पॉप एक ब्रांड बन चुका है। और जब कोई चीज़ ब्रांड बन जाती है तो हम उसके नाम पे कुछ भी बेचना शुरू कर जाते हैं। क्योंकि मैंने आजकल ये देख लिया है कि कितने सारे, क्योंकि एंड लिटरली उनके सॉन्ग्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप उनकी फैंडम को ये बात नहीं बोल सकते क्योंकि वो फैंडम 10-11 साल के बच्चों से बना हुआ है। आप उनको मेरी बातों को ज़्यादा समझा नहीं सकते। और दूसरा, ठीक है, हम आपको ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, बट स्टॉप रोमांटिसाइजिंग थिंग्स। म्यूज़िक सच में अच्छा नहीं है, बट देन टू पीपल आर लिटरली बाइंग टिकट्स, वेस्ट दैट्स देयर मनी, गो वेस्ट whatever way you want, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट दिस इज़ इंसेन क्योंकि एक ब्रांड जब होता है ना, जैसे हमारे देश में टाटा है, एनीथिंग विच कम्स इन टाटा, हमारे अंदर दिमाग में क्या आ जाता है कि ये अच्छा ही होगा। सेम गोज, जब कोई चीज़ ब्रांड बन जाती है तो उसके लिए एक पर्सपेक्टिव बन जाता है और वो बस उसके नाम पे आप कुछ भी बेचते जाओ, इट वर्क्स, इट समहाउ जस्ट वर्क्स। एटलीस्ट इतना तो वर्क कर जाता है कि आप सस्टेन कर लेते हो। आज का के पॉप क्या सेल करता है? सॉन्ग्स, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या सिर्फ सॉन्ग्स? बिल्कुल नहीं। फोटो कार्ड्स, लग्जरी ब्रांड डील्स, एयरपोर्ट फैशन, हेयर कलर्स, मेकअप, स्किन केयर, बबल मैसेजेस, फैन कॉल्स, रियलिटी शोज, इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स, पर्सनालिटी, और कभी कभी एक इल्यूजन कि तुम अपने फेवरेट आइडल को पर्सनली जानते हो। यहीं से मुझे लगता है कि आइडल सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रह जाते, वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो खुद से, जब कोई नया आइडल डेब्यू करता है सबसे पहले लोग क्या नोटिस करते हैं? उसका वोकल, उसकी ब्रीथिंग टेक्निक, उसकी म्यूजिकलिटी, या उसका फेस, स्टाइलिंग, विजुअल्स, ऑरा, जो शॉर्ट्स बनते हैं, जो रील्स कटती हैं, जो एडिट्स बनते हैं, वो किस चीज़ के बनते हैं? पहली चीज़ जो वायरल होती है वो यूजुअली टैलेंट नहीं होता, विजुअल होता है। एक प्रिटी फेस टिकटॉक पर वायरल हो सकता है, इंस्टाग्राम एडिट्स बनाए जा सकते हैं, लग्जरी ब्रांड्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मैगजीन कवर्स ले आ सकते हैं, और कंपनीज ये बात बहुत अच्छे से समझती हैं। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का पहला सवाल ये नहीं है हु इज़ द बेस्ट सिंगर, बल्कि हु इज़ द ईजीएस्ट पर्सन टू मार्केट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा फील हुआ है। क्योंकि सिंगिंग इंप्रूव हो सकती है, डांस इंप्रूव हो सकता है, स्टेज प्रेजेंस भी टाइम के साथ डेवलप हो जाता है, लेकिन विजुअल फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन सेल करते हैं। इसी की वजह से लोग कोरिया में इवन या फिर आइडल्स में कितना प्रेशर रहता है, देयरफॉर वो कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, फिलर्स लेते हैं, जॉ लाइन, ये वो पता नहीं क्या क्या, उसके बाद भी एक नेचुरल एस्थेटिक सेल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वेरी स्केरी एंड हार्मफुल। एक सर्टेन टाइप ऑफ लुक नॉर्मलाइज कर दिया है इंटरनेट पे।
जहाँ पे नॉर्मल फेसेस एक्सेप्ट ही नहीं किए जाते। लोग सर्टेन टाइप ऑफ लाइक एस्थेटिक है जो इंटरनेट पे नॉर्मलाइज कर दिया है, जहाँ पे नेचुरलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। हमेशा जब भी आप किसी भी वीडियो पे हुक्ड होते हो तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द फेस ऑफ द पर्सन। विजुअल्स पहले मार्केट किए जाते हैं, टैलेंट बाद में अप्रिशिएट होता है। ऑनेस्टली ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत हर्ट करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में इतनी टैलेंटेड सिंगर्स और डांसर्स हैं जो शायद कभी उन्हें चांस ही नहीं मिल पाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते। दे आर कोट एंड कोट नॉट कन्वेंशनली प्रिटी। और दूसरी तरफ कभी कभी ऐसे ट्रेनीज़ को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती है जो कंपनी के हिसाब से ज़्यादा मार्केटेबल लगते हैं, फिर उन्हें ट्रेन किया जाता है, इम्प्रूव करवाया जाता है। सो इट्स नॉट बैड कि हाँ आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो एंड व्हाटसोएवर, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर लाइक लिटरली टैलेंटेड बट यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन देम जस्ट बिकॉज दे डू नॉट लुक अ सर्टेन वे। मैं ये नहीं कह रही कि हर कंपनी ऐसा करती है या हर कंपनी में दिस थिंग इज़ दैट, बट मोस्ट ऑफ इट। मैंने के पॉप के अंदर बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी थे। बट कभी कभी मैंने ऐसा फील किया, मैंने कोई सॉन्ग सुना, मुझे लगा कि ठीक था, ना बहुत बुरा ना मास्टरपीस, बस ठीक है, ओके फाइन। फिर मैं जब कमेंट्स खोलती हूँ तो उनका फैंडम सॉन्ग ऑफ द ईयर, मास्टरपीस, नो स्किप्स। हो सकता है लोगों को जेन्युइनली ये बहुत अच्छा लग रहा हो, वो इंजॉय करते हो इसे। म्यूज़िक सब्जेक्टिव होता है, मैं उससे डिनाई नहीं करना चाहती, म्यूज़िक सब्जेक्टिव चीज़ है। लेकिन कभी कभी मैंने ये नोटिस किया है, अगर ये एग्जैक्ट सॉन्ग किसी अननोन आर्टिस्ट ने रिलीज़ किया हो, जिसके पास मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते, जिसकी कंपनी छोटी होती, क्या रिएक्शन वही होता? मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। कि मेरे हिसाब से कभी कभी फैंडम आर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर लगता है। जब आप क्रिटिसिज्म को हेट कह दो कि नो तुम तो नेगेटिविटी फैला रहे हो, तुम नेगेटिव हो एंड दिस इज़ रॉन्ग, देन कन्वर्सेशन ही ख़त्म हो जाती है ना। और जब कन्वर्सेशन ही ख़त्म हो जाएगी तो कंपनीज़ के पास इंप्रूव करने की मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है। एल्बम्स बिक रही हैं, मर्चेंडाइज बिक रही हैं, फोटो कार्ड्स बिक रही हैं, एंड यू वोंट बिलीव ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनने के लिए लोग अब टिकट्स खरीद रहे हैं, कॉन्सर्ट जा रहे हैं, इंगेजमेंट आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर क्यों ही बदलेंगे? और इसीलिए मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आइडल्स नहीं है, आइडल्स तो उस सिस्टम का हिस्सा है, प्रॉब्लम इंसेंटिव्स में है। कंपनीज वही बनाएंगी जो बिकता है, और जब इमेज ज़्यादा बिकती है तो इमेज की प्रायोरिटी ही होगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कई बार टैलेंट सेकंड सीट पर चला जाता है। लेकिन ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर ये कोट एंड कोट क्यूट गर्ल इमेज इतनी प्रॉफिटेबल क्यों है? और क्या ये सिर्फ एक फैशन ट्रेंड है, या फिर सोसाइटी वुमेन से जो एक्सपेक्ट करती है उसका रिफ्लेक्शन? तक हमने हिस्ट्री देखी और हमने थोड़ा डीप डाइव किया इंडस्ट्री पैटर्न को। हमने देखा कि एक एस्थेटिक जो शायद कभी सेल्फ एक्सप्रेशन का एक मीडियम था, धीरे धीरे एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम क्यूट होने में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को पेस्ट्री कलर पसंद है, बोस पसंद है, सॉफ्ट मेकअप पसंद है, एग्यो पसंद है, या नेचुरली ही वो सॉफ्ट स्पोकन है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चॉइस इज़ नेवर द प्रॉब्लम। If you're masculine, be masculine. If you're feminine, be feminine. Be what you want. Problem, in my opinion, तब शुरू होती है जब चॉइस एक्सपेक्टेशन बन जाती है, जब एक ही टाइप की फेमिनिटी को बार बार रिवॉर्ड किया जाता है। यंग दिखो, क्यूट दिखो, स्वीट रहो, स्माइल करो, सॉफ्ट बोलो, ज़्यादा कन्फ्रंट मत करो, हर सिचुएशन में अग्रेबल रहो। मुझे पर्सनली लगता है कि यहीं से एस्थेटिक पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस को री इन्फोर्समेंट मिलती है। मैं ये नहीं कह रही कि क्यूट फैशन इज इक्वल्स टू पैट्रियार्की, बिल्कुल नहीं, बट ये एक इकोसिस्टम है। आपको लगता होगा कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, इससे क्या ही नहीं। जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, जब आप कोई चीज़ रोज़ डेली बेसिस पे देखते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके माइंड में सेटल होती है। इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स में इतने पैसे खर्च होते हैं। ऐसे ही लोग करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में नहीं लगाते, क्योंकि वे आपके दिमाग में बनाते हैं, सेटल करने की कोशिश करते हैं, एंड इवेंचुअली यू बाय देयर प्रोडक्ट। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर सोसाइटी बार बार सिर्फ उसी इमेज को सेलिब्रेट करेगी जहाँ वुमेन हमेशा सॉफ्ट है, इनोसेंट है और नॉन थ्रेटनिंग दिखती हैं, तो धीरे धीरे वो सिर्फ फैशन नहीं रह जाता, वो एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ एम्प्टी वेसल। और जब एक्सपेक्टेशन रिपीट होते रहते हैं, वो नॉर्मल लगने लगते हैं, और मुझे लगता है कि उसी वजह से फीमेल आइडल्स पर प्रेशर भी अलग होता है। नोटिस कीजिए कितनी बार फीमेल आइडल्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्यूट लगे, एग्यो करें, बेबी वॉइस में बात करें, हमेशा स्वीट सी स्माइल रखें, उनकी एज चाहे 16 हो या 30, लेकिन हरकतें सबकी एक ही जैसी होंगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि अडल्टहुड को सेलिब्रेट करने के बजाय यूथ को एंडलेसली प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है, और पर्सनली ये मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। मुझे लगता है कि के पॉप सिर्फ एक म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं है,
उसने एक ब्रांड आइडेंटिटी बना ली है। आज लोग सिर्फ सॉन्ग्स कंज्यूम नहीं करते, वो फैंडम कंज्यूम करते हैं, मर्च कंज्यूम करते हैं, लग्जरी फैशन कंज्यूम करते हैं, उसी के थ्रू फोटो कार्ड्स, सोशल मीडिया मूवमेंट्स कंज्यूम करते हैं, आइडल की पर्सनालिटी कंज्यूम करते हैं। कभी कभी तो म्यूज़िक भी सेकेंडरी लगने लगता है और शायद इसीलिए क्रिटिसिज्म भी इतना डिफिकल्ट हो गया है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, कभी कभी किसी कमबैक को देख कर मुझे लगता है इट्स ओके, बस ओके, लेकिन इंटरनेट पे जाओ और ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने म्यूज़िक हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट सॉन्ग ही रिलीज़ कर दिया। हो सकता है लोगों को जेन्युइनली इन्जॉय आता हो उस म्यूज़िक में, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, म्यूज़िक सब्जेक्टिव है, बट आर डिस्कशन डिजर्व करता है। आप अपना ओपिनियन उन K-pop फैंडम में रख ही नहीं सकते हो। उन 10-12 साल के बच्चों को आप कुछ भी नहीं समझा सकते हो। एक्चुअली दे नीड अडल्ट और मे बी दे नीड स्कूल, आई डोंट नो, बट दैट इज़ ट्रू। जेन अल्फा इज़ गोइंग आउट ऑफ द हैंड एनीवे, बट और ये इसमें एक कंट्रीब्यूशन है। एंड आइडल्स आर नॉट विलन्स। मैंने पूरी मीडिया ट्रेनिंग एक चीज़ होती है जो की जाती है, रिग्रेसली कराई जाती है, एंड किस तरह बिहेव करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरह से आपकी इमेज रहेगी, वो सारा कंट्रोल्ड रहता है। एक कंट्रोल्ड माहौल में उनकी शूटिंग्स होती है, उनकी टॉकिंग होती है। सो ये तो समझिएगा ही मत कि ये लोग अनफिल्टर्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एज एन जनरल सबका अपना अपना बिहेवियर हटा के, पर्सनल जो भी है उसको हटा के, मैं किसी आइडल को नहीं, ये उस पर वीडियो ही नहीं है, बट आइडल्स आर लाइक वो सिस्टम का एक सेंसिटिव पार्ट है। वो सिस्टम के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। उनसे परफेक्ट बॉडी एक्सपेक्ट की जाती है, परफेक्ट फेस, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बिहेवियर, परफेक्ट परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी, इमेज, और फिर भी हर रोज़ जज किया जाता है उन्हें। इसलिए अगर ब्लेम किसी पर जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर पर जाना चाहिए। कंपनीज वही बनाएंगी जो बिकता है, ऑडियंस वही रिपोर्ट करेगी जो उसे पसंद है, और फिर कंपनी उसी चीज़ को पुश करेंगी। ये एक साइकिल है। द इंडस्ट्री इज़ टॉक्सिक, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ K-pop की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कैपिटलिज्म की स्टोरी है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की स्टोरी है। सो इट्स नॉट जस्ट पार्ट ऑफ लाइक K-pop। ये मीडिया, कैपिटलिज्म, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की सेम स्टोरी है, और उन आइडियाज़ की स्टोरी है जो इतनी बार रिपीट होती हैं कि हमें नॉर्मल लगने लगती है। 100 साल पहले जापान में कुछ लड़कियों ने अपने लिए एक छोटी सी दुनिया बनाई थी, एक जगह जहाँ वो कुछ देर के लिए सोसाइटी एक्सपेक्टेशन से दूर रह सकती थी। आज उन्हीं के एस्थेटिक्स के आसपास $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी हैं। इस पूरी स्टोरी के सबसे हार्ट ब्रेकिंग लाइन सिर्फ एक ही है, द वेरी स्केप बिकेम द प्रोडक्ट। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल प्रोडक्ट वो नहीं होता जो हम खरीदते हैं, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट वो आइडिया होता है जो हमें बिना पता चले बेच दिया जाता है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आपने लाला लीसा की ट्रांजिशन को विटनेस किया होगा, हाउ शी वेंट फ्रॉम लाइक बीइंग दैट क्यूटसी टू दिस hyper-sexualized, if I'm being really honest, that's what it is. बिकॉज दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। यहाँ इमेजेस के थ्रू गाने सेल किए जाते हैं। गाने सिर्फ खुद के बेसिस पे नहीं सेल होते। आप गाने अगर कोरिया में रह के सेल कर रहे हैं तो आप एक सर्टेन इमेज को लेके सेल कर रहे हैं। जब आप बाहर जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, तो आप एक अलग तरीके से गाने को सेल कर रहे हैं। सिर्फ आर्ट के थ्रू नहीं वो सेल हो रहा है, वो बहुत कुछ के थ्रू सेल होता है। डिपेंड आप कैसे स्फीयर में हैं। सो विद दैट अपने ओपिनियंस मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।